हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एचटेट 2023 का सब्जेक्ट वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने जनरल पोर्शन डिस्कस किया था, उसके आंसर्स देखे थे एंड यहाँ पे 91 क्वेश्चन से 150 तक जो पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो 91 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। आर्जिनिन के बारे में पूछा है कि कौन सा कोडोन इसको कोड नहीं करता, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा AGU। आर्जिनिन को कोड नहीं करता। ये मैं बता देती हूँ थोड़ा आपको। जो CGU, CGC, CGA और CGG चारों जो C से स्टार्ट हो रहे हैं ना, CG से, तो ये आर्जिनिन को कोड करते हैं। इसके अलावा दो और हैं जो आर्जिनिन को कोड करते हैं, वो हैं AGA और AGG। तो ये 6 कोडोन, एक अमाइनो एसिड जो कि आर्जिनिन उसको कोड करते हैं। इस प्रॉपर्टी को डिजेनरेसी ऑफ कोडोन बोलते हैं कि एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडोन से कोड हो सकता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन डिजेनरेसी। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें AGU, तो AGU किसको कोड करता है? तो AGU और AGC ये दोनों के दोनों सीरीन को कोड करते हैं, आर्जिनिन को नहीं करते। नेक्स्ट है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है वो भी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों की दोनों हमारी NCERT में गिवन है। और ऑप्शंस की बात करें तो जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये कोई मतलब इनहेरिटेंस टाइप डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिक लाइक सोल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। अगर हाइपर ट्राइकोसिस की बात करें तो ये होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, तो ये भी मीन्स इनहेरिटेंस टाइप डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं है। शूडोरिकेट भी इनहेरिटेंस टाइप होता है लेकिन एक्स लिंक्ड नहीं होता, ये समटाइम्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। तो इसका पूछा है कि जो इन्फेंट्स में वैक्सीनेशन करवाते हैं बट वो फेल हो जाती है इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करने में, तो उसका रीज़न क्या है? तो एक सिंपल सा रीज़न तो हमें पता ही है, फर्स्ट वाला कि मैटरनल एंटीबॉडीज़। ये जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं ये दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलोस्ट्रम, IgA होती हैं मोस्टली, एंड इट इज़ फाउंड इन द बॉडी सिक्रीशन। जितने भी बॉडी सिक्रीशन होंगे जैसे कि सलाइवा, टीयर्स एंड मिल्क प्रोडक्शन, म्यूकस, लाइक सब में ये IgA प्रेजेंट होती है और वो कोलोस्ट्रम से मदर से इन्फेंट में चली जाती है, जो कि उसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉम द डिजीज़ प्रोवाइड करवाती है। इनका काम होता है दे इनएक्टिवेट द एंटीजन बिफोर इट कैन एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। देन है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स। स्नेक्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा, पेक्टोरल गिडल इज प्रेजेंट। तो जो स्नेक्स हैं आपने उनकी बॉडी देखी होगी, तो क्योंकि उनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं है तो गर्डल्स भी एब्सेंट हो गए हैं। हाँ, कुछ स्नेक्स की स्पीसीज़ में जो पेल्विक गर्डल है ना उसके जो क्या बोलते हैं रेमिनेंट्स मिले हैं, लेकिन पेक्टोरल गर्डल बिल्कुल भी नहीं है उनमें। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल, इनकी जो पैलेट, अपर पैलेट और लोअर पैलेट की बोन्स है वो मूवेबल होती हैं। रिब्स आर फ्री वेंट्रली, तो जब आप इनके स्केलेटन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिब्स हैं वो बैक साइड मीन्स डोर्सल साइड पे तो वेंट्रल कॉलम से कनेक्टेड है, जो वर्टिब्रेट कॉलम है, लेकिन जो वेंट्रली हैं डोर्सली वो कनेक्टेड हैं लेकिन वेंट्रली वो फ्री होते हैं जितने भी रिब्स होते हैं। और रिब्स आई थिंक अराउंड 23 पेयर्स होते हैं। अब क्योंकि गर्डल और लिम्स का काम लोकोमोशन में होता है, तो लोकोमोशन तो ये क्राउलिंग और स्लीदरिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन करके करते हैं, इसीलिए मतलब इनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। देन अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबोर्न वाइब्रेशन। अब क्योंकि ऑल्दो इनमें एक्सटर्नल एयर तो नहीं होता लेकिन इंटरनल एयर प्रेजेंट होता है, और जो मिडल एयर है उसमें स्टेप्स बोन की जगह कोलुमेला बोन्स प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए वो वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हैं और ट्रांसमिट करके सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं।
तो ये चीज़ भी याद रखना है जो मैंने बोला कि इनमें कोलुमेला इन द प्लेस ऑफ स्टेपिस प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, ये आता होता है कि एम्फीबियन और जो स्नेक्स हैं उनमें कौन सी बोन प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, आर्मेडिलो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर। तो आर्मेडिलो जो कि एक एनिमल है, पूछा है कि वो किस चीज़ की वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है। तो 95 का बी हो जाएगा लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें हमारे जैसे स्किन, आइज, नोज और पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होते हैं मोस्टली। आर्मेडिलो की बात करें, ये एक मैमल है हैविंग बोनी और आर्मर लाइक प्लेट्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी एंड ये अमेरिका में ही नेटिव होता है। जो इससे वैक्सीन डिराइव की जाती है उस वैक्सीन को BCG वैक्सीन बोलते हैं। बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरेइन ये पूरा इसका नाम है और ये इवन ना कि सिर्फ लेप्रोसी के लिए एम्प्लॉय की जाती है बल्कि TB जैसी कंडीशंस में भी इस होल वैक्सीन को यूज़ किया जाता है, BCG वैक्सीन। ओके, तो ये याद रखना है, लेप्रोसी प्लस ट्यूबरकुलोसिस दोनों में ही BCG वैक्सीन यूज़ करते हैं क्योंकि उस वैक्सीन में दोनों के ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, केमिकली FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज। तो केमिकली क्या है, इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि ये जो FSH है ये एक हेट्रोडाइमर होता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा सबयूनिट होती है और इनके साथ ग्लाइकन पार्ट अटैच्ड होता है और इवन जो इनका अल्फ़ा सबयूनिट है वो इसका जो FSH है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो LH, TSH और HCG इन चारों हार्मोन में सेम होती है। मतलब ये है कि इन चारों हार्मोन की में दो मतलब डाइमर होते हैं, हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर होती है इनकी, वही अल्फ़ा और बीटा, और इनकी चारों की जो अल्फ़ा सबयूनिट होती है ना वो बिल्कुल सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है। जो इनको रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी देती है वो बीटा सबयूनिट होती है जो कि इनको अलग अलग हार्मोन बना देती है, तो इसलिए ये हेट्रोडाइमर और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। देन है 97 क्वेश्चन, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज। तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ए सेल डिस्प्लेइंग ए एंटीसेंस, नहीं फर्स्ट हो जाएगा, when a piece of DNA that is complementary in sequence is used to stop the expression of specific gene। तो इसी को एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड यूज़ किया जाता है, या तो DNA हो या RNA हो। बेसिक बस ये है कि जो mRNA है जिसको अभी हमें डिग्रेड करना है, जिससे जितना काम करवाना था हमने करवा लिया, जितना प्रोटीन सिंथेसिस करवाना था करवा लिया, अल्टीमेटली तो उस mRNA की डेथ होनी ज़रूरी होती है ना, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो अनलिमिटेड अमाउंट में ट्रांसलेशन करता रहेगा और जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए उसका सर्वाइलेंस करने के लिए, उसको डिके करने के लिए अगर कोई भी उसकी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरिटी का न्यूक्लिक एसिड दे देंगे तो वो उसकी ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगा। इस टेक्नोलॉजी को एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके वर्सेस में मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है आपको, RNAi एक मेथड होता है जिसको RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एंटीसेंस में तो हम सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड जो कि DNA और RNA कुछ भी हो सकता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन RNA इंटरफेरेंस में डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक नेचुरल होता है और एक हम लोग बाहर से इमिटेट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ दोनों में आपको बहुत अच्छे से क्लियर डिफरेंसेस पता होने चाहिए। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ एडिशनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में भी मिलेगी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, जो एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी है, इसको हम इसकी एक एप्लीकेशन ये भी है कि ये फ्रूट्स को अर्ली राइप नहीं होने देता है। जैसे कि
ये फ्रूट्स की डिकेइंग स्लो कर देता है। जैसे कि टोमेटो में हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो एक तरीके के टोमेटो ब्रीड करवाए जाते हैं जिनको फ्लेवर सेवर टोमेटो बोलते हैं। उनमें क्या होता है, ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनको बनाया गया है। उन टोमेटो की स्पीसीज़ में ऐसे न्यूक्लिक एसिड दिए गए हैं जो कि उन mRNA के स्पेसिफिक हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो कि टमाटर को, जो कि उस फ्रूट को की मतलब डिके करवाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे राइपनिंग होगी उसके बाद वो जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट इस टेक्नोलॉजी से हमने ऐसे न्यूक्लिक एसिड को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि जैसे ही वो पर्टिकुलर mRNA बनाएगा उसके अगेंस्ट ये न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड बना देगा उस स्ट्रक्चर को, और वो जो mRNA पहले ट्रांसलेशन करके डिके को फास्ट करवा रहा था अब वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, स्टोरेज लाइफ इंक्रीज हो जाएगी फ्रूट्स की, क्योंकि वो जल्दी डिके नहीं होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब पावरफुल और यूज़फुल प्रूफ हुई थी जब ये इन्वेंट हुई थी। और आज भी हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं इसकी हेल्प से, तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है इस टेक्नोलॉजी का। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आगे क्वेश्चन में भी आएगा। और फ्लेवर टोमेटो की या फिर एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का जब भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं या फिर कहीं लिखते हैं तो ये एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। नेक्स्ट है 98th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए। दोनों के बारे में बताना है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा दे डिफर इन द टाइप ऑफ बेसिस। मतलब जो हमारा ऑर्गेनली का डीएनए होता है और एक हमारे न्यूक्लियस का डीएनए में है, तो ऑब्वियस है उनके टाइप ऑफ बेसिस में डिफरेंस कैसे हो सकता है। जब बात डीएनए की कर रहे हैं तो एक चीज़ हमने डीएनए के जब रूल्स पढ़ रहे थे हम लोग, चारगर्फ रूल, तो एक चीज़ हमने क्लियरली पढ़ी थी कि जो कंपोजिशन होता है, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो नहीं बदलते हैं, बल्कि उनका कंपोजिशन चेंज हो सकता है कि मतलब ए प्लस T इज इक्वल टू C+G, इनका रेशियो अलग हो सकता है, बट एक्चुअल मेंबर तो यही रहेंगे ना, इनके अलावा तो कोई नहीं आ जाएगा। मतलब आरएनए में माइनर डिफरेंस होता है कि T की जगह U आ जाएगा, वहाँ पे बेस कंपोजिशन चेंज हो सकती है। लेकिन दो डीएनए हैं, अगर वो किसी भी स्पीसीज से आइसोलेट किए गए हैं, दुनिया में कोई भी स्पीसीज हो, अगर डीएनए है तो उनका बेसिस का जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनका टाइप थोड़ी ना चेंज हो सकता है विद इन डीएनए। वो आरएनए और डीएनए की बात करेंगे तब थोड़ा चेंज हो सकता है, कंपोजिशन चेंज हो सकती है, बट द टाइप ऑफ बेसिस चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नाइट्रोजन बेसिस यूनिवर्सल होते हैं। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में 5 तरीके के बेस मिलते हैं ना, A, G, C, T, U और U। और हम लोग ये भी कहते हैं कि जैसे एक ऑप्शन में दिया हुआ है कि जीसी कंटेंट डिफ़र करेगा या मेल्टिंग टेम्परेचर डिफ़र करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जीसी कंटेंट जिसकी वजह से बायोएंट डेंसिटी भी मैटर करती है और जिसकी वजह से मेल्टिंग टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ डिफ़र कर सकती है, बट टाइप ऑफ बेसिस वुड बी सेम। देन है 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स इन द रिफ्लेक्स आर्क। तो 99 का आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मान लो कोई भी सिग्नल है, उसको हमारे जो रिसेप्टर्स हैं जो प्रेजेंट हैं, इवन हमारी स्किन में भी छोटे छोटे रिसेप्टर्स हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ द सिग्नल को या स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सबसे पहले रिसीव करेंगे, वहीं से तो सिग्नल की स्टार्टिंग होगी। तो रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया, उसके बाद सेंसरी को बता दिया, सेंसरी नर्व को, जिसको हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। ए मीन्स ए वाला, AFF वाला, उसको बता दिया। तो उस नर्व ने क्या किया, वो रिसेप्टर से लेके CNS तक हमारा सिग्नल लेके जाएगी कि भाई ऐसा ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ है। तो फिर ये क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग ऑफ द सिग्नल होगा और वहाँ से मोटर जिसको इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं वो वाली नर्व निकलेगी, एंड फिर ये रिसेप्टर तक जाएगी अगेन, एंड ये पूरा एक बनाएगा रिफ्लेक्स। वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी रिसेप्टर से और अगेन रिसेप्टर पे लेके आई है मोटर नर्व, यहाँ पे एंडिंग ऑफ द रिफ्लेक्स हो जाएगी। तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क बनाती है, इसलिए 99 का थर्ड आंसर हो जाएगा। देन है 100, द फर्स्ट टेट्रोपोड ओरिजिनेटेड इन। तो फर्स्ट टेट्रोपोड कब ओरिजिनेट हुए, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, डेवोनियन पीरियड। जो फर्स्ट टेट्रापोड, इसका मतलब है कि एम्फीबियन के बारे में पूछ रहे हैं।
तो ये ओरिजिनेट हुए थे डेवोनियन पीरियड में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एज ऑफ एम्फीबियन क्या है तो आप कार्बोनिफेरस लगाना। अगर ये पूछे कि एज ऑफ फिशेज क्या है तो वो डेवोनियन पीरियड है। उस पीरियड में फिशेज डोमिनेट करती थी, लेकिन उसी पीरियड में फिर जो टेट्रापोड मतलब जो कि एम्फीबियंस है उनकी ओरिजिनेशन स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको कि ये जो कार्बोनिफेरस और डेवोनियन क्या है, ये जो सीनोजोइक इरा है, सॉरी सीनोजोइक नहीं है, प्लियोजोइक इरा है, तो उसके पीरियड हैं ये। जैसे मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। परमियन, देन साइविलियन, देन है मेसिपियन, देन डेवोनियन, देन सिल्यूरियन। तो ये जो सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इसी क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो सीक्वेंस पे है। तो ऑल्दो आपको सारी पीरियड तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। कई बार ईरा से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ईरा पहले आया था। तो सबसे पहले प्रोटियोजोइक ईरा आया था, देन प्लियोजोइक, देन मीजोजोइक एंड देन सीनोजोइक ईरा आया था। और इन चारों के अलग अलग पीरियड्स हैं। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा, तो आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो। और 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे पूछते होते हैं कि फिशेस का जो क्या बोलते हैं डोमिनेटिंग फेज कौन सा था, एम्फीबियंस का कौन सा था, और रेप्टाइल्स का कौन सा था, एंजियोस्पर्म कब आए, जिम्नो कब आए, और रेप्टाइल्स का जो मेजर जो जिसमें डाइवर्सिफाई किया, जिसमें डोमिनेट किया, तो वो पीरियड कौन सा था। बस 4-5 है जो आपको पता होने चाहिए, और एक सीक्वेंस पता होना चाहिए ईरा और एटलीस्ट परमियन पीरियड का। तो आपको ये कह सकते हो कि टाइम स्केल में से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, लेकिन ये एक सिंपल क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हो। देन है 101 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन ए करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में पूछा हुआ है कि कौन सी सेल, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा क्वेनोसाइट्स। पोरिफेरेंस या स्पॉन्जेस जो कि डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनमें 2 लेयर होती है ना, हमें पता है। आउटर पिनाकोडर्म पिनाकोसाइट्स की बनी है, जो कि इसका काम होता है इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस और मूवमेंट्स में हेल्प करना। जो इनर मोस्ट होती है वो स्पॉन्जोसील को कवर करती है, और क्वेनोडर्म बनाती है क्वेनोसाइट्स। इनको कोलर सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि फ्री एंड पे इनके कोलर फ्लैजिला होता है कोलर पे। और ये मेनली वाटर करंट को मेंटेन करती हैं, क्योंकि जो ओस्टिया से आता है और स्पॉन्जोसील के थ्रू होकर ओस्कुलियम से बाहर निकल जाता है, तो उसमें इन सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फिर और काम भी होते हैं इनका कि ये फूड कैप्चर करती हैं, एंड सो मेनी फंक्शंस आर देयर, बट क्योंकि इनसाइड ऑफ द स्पॉन्जोसील में है, तो इसलिए वाटर करंट को मेंटेन करना इन्हीं का काम होता है। देन है 102 क्वेश्चन, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि पिरामिड के बारे में कि किसका पिरामिड कैसा होता है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, मतलब ए एंड डी और ए बी डी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो सी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है बस। जैसे कि हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, बिल्कुल सही होता है ये। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, एंड सी इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। तो ये चीज़ है ना, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि आपको थोड़ा ट्रिक से याद रखनी पड़ेगी, उसके बाद आप समझ के करना। पहले आप ये याद रखना कि कैसे है ना, अब मतलब ये याद रखना कि कैसी है, इन्वर्टेड है, स्पिंडल शेप है, या फिर अपराइट है। उसके बाद जब आप इस चीज़ को समझोगे ना स्टेटमेंट को, तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा अपराइट होता है, तो उसमें तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात आती है बायोमास की। बायोमास में 2 तरीके के मोस्टली मिलते हैं जो हमें याद करने हैं, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड। तो जो अपराइट है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होगा, और इन्वर्टेड एक्वाटिक या पॉन्ड में होगा। ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर नहीं आएंगे। देन अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके के पिरामिड हो सकते हैं। अपराइट होता है यूजुअली ग्रासलैंड में, इन्वर्टेड होता है ट्री वाले इकोसिस्टम में, जिसको पैरासिटिक भी बोल सकते हैं, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्पिंडल शेप होते हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्वर्टेड ट्री या पैरासाइटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल 5-6 एग्जाम्पल हैं कि कौन सा पिरामिड ऑफ दिस किस में होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए इसका आंसर सेकंड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, सॉरी फर्स्ट भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। देन है 103,
कोंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कोंकोलॉजी स्टडी किसको बोलते हैं? फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर शेल ऑफ द मोलस्का। उसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर होती है, जो शेल होती है, उसकी स्टडी को कोंकोलॉजी बोलते हैं। और जो मिलैकोलॉजी होता है वो जो मोलस्का होते हैं उनकी स्टडी को मिलैकोलॉजी बोलते हैं। तो ये दोनों ही टर्म मोलस्का से रिलेटेड है, कोंको और मिलैको, बट क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहा है और सी शेल और एस वो चीज़ आप थोड़ा अलग कर सकते हो, तो इससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरॉन्स। वायरॉन्स के बारे में पूछा है। जैसे 3 होते हैं ना, वायरस, प्रायोन्स और वायरोइड्स, तो इनके बारे में पूछा हुआ है। 104 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि ये इंट्रासेल्युलर होते हैं। ऑब्वियसली इंट्रासेल्युलर तो नहीं होते हैं जो भी वायरस होते हैं, वायरोन्स होते हैं, बस इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंस होता है, उनमें वो डिफरेंट होता है। अदरवाइज़ ये चीज़ तो हमें पता ही है कि ये जब तक एक्स्ट्रा सेल्युलर हैं तब तक ये ए सेल्युलर होते हैं, मतलब कि तब तक इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बस इन्वायरमेंट में इनर्ट पार्टिकल की तरह पड़े होते हैं। जब इनको लिविंग बॉडी का कांटेक्ट मिलता है और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिलता है, तब जाके ये इंट्रासेल्युलर और मतलब एक प्रॉपर सेल्युलर शेप एंड एवरीथिंग सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन अटेन करते हैं। अदरवाइज ये एक्स्ट्रा सेल्युलर होते हैं, है ना। ए सेल्युलर होंगे, क्रिस्टलाइजेबल होंगे, लेकिन इंट्रासेल्युलर नहीं होंगे जब तक इनको बॉडी में एंट्री नहीं मिल जाती। तो इसलिए, और वायरोन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये एक्स्ट्रा सेल्युलर और इन्फेक्टियस मटेरियल होते हैं। देन है 105, द यूनियन ऑफ साइनस विनोसस विद द राइट यूरिकल इन सम केसेस इन मैमल इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय। तो ये चीज़ थोड़ा बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर फर्स्ट होगा कि इसको सल्कस टर्मिनालिस बोलने लग जाते हैं जब साइनस विनोसस फ्यूज हो जाता है। थोड़ा बता देती हूँ, जैसे कि हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, फिशेस जो होती है ना उनमें 2 चैम्बर होते हैं, मेन चैम्बर, और 2 होते हैं एसेसरी चैम्बर। मेन चैम्बर तो यूरिकल और एक वेंट्रिकल, और एसेसरी होते हैं साइनस विनोसस और कोनस एट्रियोसस, है ना। तो जैसे ही ये आगे आगे मूव करते जाते हैं, मतलब आगे वाले ऑर्डर में, हाईली एडवांस ऑर्गन में, तो क्या होता है, एसेसरी चैम्बर मेन चैम्बर्स में फ्यूज़ होने लग जाते हैं, और जो मेन चैम्बर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे मैमल्स तक आते आते रेप्टाइल्स के जो क्रोकोडाइल्स हैं वहाँ तक आते आते 4 चैम्बर हो जाता है, और मैमल्स में ही कम्प्लीटली 4 चैम्बर हो जाता है। तो मतलब विद एडवांसमेंट इनमें चेंजेस होते रहते हैं, और जो एसेसरी हैं वो फ्यूज होके उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म होने लग जाती है, और जो मेन चैम्बर हैं वो नंबर में इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है, जैसे अगर फंक्शन की बात करें तो साइनस विनोसिस क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, और कोनस एट्रियोसिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। तो ये 2 एसेसरी चैम्बर होते हैं। और अगर हम लोग फ्यूजन की बात करें तो जब बोला हुआ है क्वेश्चन में साइनस विनोसिस राइट यूरिकल से फ्यूज हो जाता है तो उसको सल्कस टर्मिनालिस भी बोलने लग जाते हैं। एक और वर्ड बता देती हूँ मैं, जैसे कि हम कोनस एट्रियोसिस बोल रहे हैं ना, तो एक होता है कोनस बल्बो यूरेथ्रल, नहीं सॉरी, वो होता है बल्बस एट्रियोसिस, जो कि कोनस एट्रियोसिस के फ्यूजन से बनता है। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 106, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, हमें लग रहा था कि इसका फर्स्ट वाला आंसर होगा कार्निटिन फैटी एसाइल ट्रांसफरेज, लेकिन 106 का सेकंड आंसर होगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस। ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज 2 फॉर्म में मिलते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए एंड बी, और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं। ये इनका काम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ग्रुप को रिमूव करते हैं, और फिर इस प्रोसेस से वेरियस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाते हैं। और अगर बाकी एंजाइम्स की बात करें तो सिट्रेट सिंथेज तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलता है, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट होता है ना, फर्स्ट स्टेप को कैटालाइज करवाता है। बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम भी ऑलवेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होते हैं और पेरोक्सिसोम में भी होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स। कार्निटिन फैटी एसाइल ट्रांसफरेज की 2 फॉर्म होती हैं, कैट 1 और कैट 2। कैट 1 वाला आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, 2 वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। इनका काम होता है कि ये साइटोप्लाज्म से एसिटाइल ग्रुप को मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। देन है 107,
द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द लैरेंजियल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग मेल एडोलेसेंस। तो 107 का फर्स्ट हो जाएगा थायराइड। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज होते हैं जिनकी वजह से प्रोमिनेंस बनती है उसको एडम एप्पल भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। ऑल्दो इसको थायराइड कार्टिलेज को लैरेंजियल कार्टिलेजेस भी बोलते हैं। और जो हमारे लैरिंग्स में जो हमारे जो ये ट्रैकिया है इसमें वेरियस टाइप की कार्टिलेजेस होती हैं। थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस, आर्टिनोइड, कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म, बहुत सारी होती हैं बट और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। बट क्योंकि हमसे पूछा था कि लैरेंजियल प्रोमिनेंस की का रीज़न कौन सी है, कौन सी पर्टिकुलर कार्टिलेज है, तो उसका आंसर थायराइड हो जाएगा, बाकी सबका स्पेसिफिक फंक्शन है। नेक्स्ट है 108, प्रोटोगाइनस hermaphrodites refer to the organism that are born female and at the some point in their lifespan change to the sex to male. The example of the protogyny is, तो ऐसा एग्जाम्पल पूछा है कि इस ऐसी कंडीशंस कौन सी एनिमल्स में मिलती है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ड्वार्फ एंजल फिश। ये क्या होती है, इसका बोन तो एज अ फीमेल होता है बट एट द सम पॉइंट इन द लाइफ वो मेल में चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं जो ये ड्वार्फ एंजल फिश है इसका जीनस टेरोफाइलम होता है और जो ऑस्ट्रिक थाइस हैं उसकी क्लास एक्टिनोटेरिजाई से बिलोंग करती है ये। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें क्लाउन फिश, तो क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटोगाइनी पूछा हुआ था, अगर हमसे प्रोटोएंड्रस कंडीशन पूछता ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एज अ मेल प्रोड्यूस होता है और बाद में फीमेल में चेंज हो जाता है, अगर अपोजिट स्टेटमेंट होती तो उसमें फिर क्लाउन फिश का एग्जाम्पल आता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स। देन 109, निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। निसेल ग्रैन्यूल किसके बने होते हैं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा आरएनए एंड राइबोसोम। निसेल ग्रैन्यूल्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती हैं और ये सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में ही प्रेजेंट होती हैं ऑफ द न्यूरॉन, एक्सोन में नहीं होती हैं। और इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है जो कि इम्पोर्टेंट है कि ये जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी उस साइड को ग्रे कलर देंगी, तो इसी की वजह से जो एक्सोन है वो वाइट कलर देता है बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। और क्योंकि सेल बॉडी और डेंड्राइट में निसेल ग्रैन्यूल्स हैं तो उनकी वजह से ग्रे कलर इम्पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी है। और एक अरेंजमेंट भी याद रखनी है कि सीएनएस में अरेंजमेंट कैसी होती है और पीएनएस में कैसी होती है, मेडुला और कोटेक्स में। जैसे सीएनएस में जो ग्रे मैटर होता है वो कोटेक्स में होता है और वाइट मैटर मेडुला में होता है, ऐसे ही पीएनएस में इसकी अरेंजमेंट अपोजिट होती है। सॉरी, आई थिंक ये सीएनएस पीएनएस नहीं है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है। ब्रेन में यही चीज़ मतलब जो मैंने अभी बताई कि सेंटर में वाइट मैटर होता है और कोटेक्स में ग्रे, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज़ अपोजिट होती है। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो सेलेक्ट द पेयर्स ऑफ द स्पाइसेस या फिर कॉन्डिमेंट्स। तो हमें पता करना है कि इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो कौन से पेयर में दोनों के दोनों आइदर स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स हैं। तो 110 का सी और ई मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स होते क्या हैं और उनके बीच में थोड़ा माइनर डिफरेंस भी होता है। तो वो क्या होता है, स्पाइसेस जो होते हैं वो प्लांट पार्ट्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ द फूड के ड्यूरिंग डाले जाते हैं, और कॉन्डिमेंट्स स्पाइसेस से या फिर अदर इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं जो कि फूड प्रिपरेशन के बाद में डाले जाते हैं। तो और जो कि मतलब फूड की अरोमा, फ्लेवर सब कुछ इंक्रीज़ करने के लिए ऑब्वियसली हम डालते हैं। तो जो सी और ई है जैसे कि एलिटेरिया कार्डेमोमम और सिनेमोन जेलानिकम ये, और ई में जो है मायरिटिका, फ्रेग्रेंस और फेरुला एसाफोइटिडा, तो ये स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट हैं। जो सिनेमोन होता है वो दालचीनी होता है, फेरुला आपको पता होगा हींग होता है, और कार्डेमोम इलायची होता है, मायरिस्टिका इसको नटमग भी बोलते हैं, ये होता है जायफल। तो ये चारों के चारों स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स हैं। जैसे बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, जो चिंचोना है ये कोई स्पाइस नहीं है या कॉन्डिमेंट नहीं है, बल्कि ये एक हर्ब है जो कि मलेरियल कंडीशंस को क्योर करने में यूज़ किया जाता है। और जैसे कि प्लांटागो है ये इसबगोल होता है। रावोल्फिया सर्पगंधा सर्पेंटिना ये भी स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट नहीं है, ये एक हर्ब है एक तरीके की।
इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है ब्लैक पेपर, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन सही नहीं दिया है, दूसरा नहीं है उसके साथ में। ब्लैक पेपर भी एक वो होता है, काली मिर्च बोलते हैं जिसको, वो भी एक तरीके का स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट होता है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट है 111 विच इज़ यूज एज अ फिश बेट। फिश बेट मतलब एक ऐसा जरिया जिससे हम फिश को कैप्चर कर सकते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म एज अ फिश बेट यूज़ किया जाता है? तो इसमें सारे ही आंसर मुझे लग रहा है कि ठीक है। फेरेटिमा अर्थवर्म तो बहुत ही अच्छा फिश बेट होता है, लीचीज भी बहुत ही अच्छी फिश बेट होती हैं। नेरेस और इरानिकोला ये एनालिड्स होते हैं, पॉलीकाइटे क्लास से बिलोंग करते हैं। और जो फेरेटिमा है अर्थवर्म है वो ओलिगोकीटे से बिलोंग करता है। हिरुडिनारिया मतलब लीच हिरुडिनारिया से बिलोंग करती है। सारे के सारे एनालिड्स हैं और बिकॉज ऑफ बीइंग सॉफ्ट बॉडी तो ये एज ए फिश बेट भी यूज़ कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 PBR 322 यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग इज। तो ये पूछा है कि क्योंकि क्लोनिंग के लिए इस वेक्टर को यूज़ करते हैं तो ये क्या है, इसका क्या मतलब बेसिक है, ओरिजिन क्या है? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि ये एक मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। PBR 322 बेसिकली इसका मतलब होता है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड और BR का मतलब होता है जो साइंटिस्ट इसकी डिस्कवरी से या फिर इसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे, कनेक्टेड थे, बोलीवार और रोड्रिग्यूज। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है। 322 था ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस और इट वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड इकोलाई क्लोनिंग वैक्टर। इसके कुछ मतलब करेक्टर देख लेते हैं। वो ये कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें बेस पेयर 4361 होते हैं, 4361। इसमें जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है और आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। देन है 113 सिकल सेल एनीमिया इज़ द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। तो वो किस तरीके के म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया? इसका आंसर थर्ड हो जाएगा पॉइंट म्यूटेशन। आपको पता ही होगा इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं कि एक डिफरेंट तरीके का हीमोग्लोबिन जो कि सिकल सेल बोलते हैं उस तरीके की सेल बन जाती है आरबीसी। डिफरेंट तरीके का हीमोग्लोबिन देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन जाती है। अल्टीमेटली सारे फंक्शन डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो जो बीटा वाली है उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है। अब ग्लूटामेट तो क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है तो ये हाइड्रोफोबिक होता है वैलिन। इसकी वजह से मतलब जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें इनवर्ड प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है। एंड ये बाइकनकेव शेप जो पहले होती थी, बाइकनकेव से अब सिकल सेल का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। और अगर हम थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो mRNA के क्या से क्या चेंज होता है, तो वहाँ पे mRNA का कोड था GAG, तो वो चेंज हो जाता है GUG में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए सब पे क्वेश्चन बनता है और ये तो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था कि mRNA की कौन से सीक्वेंस में चेंज हो जाता है। तो ये GAG से GUG जब हो जाएगा तब यहाँ पे ग्लूटामेट की जगह वैलिन कोड होने लग जाएगा। इसी की वजह से मेन प्रॉब्लम होती है, यही पॉइंट म्यूटेशन है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाइल माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ स्कैरिस टेक्स प्लेस इट्स फोर्थ मोल्ट इन। तो पूछा गया है कि जब स्कैरिस का लार्वा मूव कर रहा होता है अपने होस्ट में तो वो उसका जो फोर्थ मोल्टिंग होती है वो कहाँ होती है। तो ये थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। स्कैरिस जो है वो वैसे तो उसका होस्ट एक ही होता है जो कि ह्यूमंस होते हैं। उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे मतलब ट्रांसमिटिंग या फिर वेक्टर की वजह से नहीं होता है बल्कि कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर की वजह से। एंड इन द ह्यूमंस ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। तो इसका होस्ट एक ही है, सॉइल और वाटर से ये कंटिन्यू करता है और अपने जो एग्स है, एग्स के बाद जो लार्वे होते हैं उनकी मोल्टिंग कर करके ये अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करता है। इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी समझाती हूँ मैं आपको। कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से जब ह्यूमंस इसके एग्स को स्वेलो कर लेते हैं एंड देन ये हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं।
इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए मतलब जो उसकी वॉल है उसमें बोर कर देते हैं और वहाँ से होते हुए ये लीवर में चले जाते हैं वाया हेपेटिक पोर्टल वेन। उसके बाद ये हार्ट्स में, देन लंग्स में जाने के बाद ये सेकंड और थर्ड मोल्डिंग कंप्लीट करते हैं वहाँ पे। देन मोल्डिंग कंप्लीट करके ये अपवर्ड मूवमेंट करते हैं और हमारे ब्रोंकाई में आ जाते हैं। ब्रोंकाई से ये ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, देन ईसोफेगस, लैरिंग्स से इवन हमारी जो बकल कैविटी है इसमें आते हैं एंड डायरेक्ट फिर ईसोफेगस में दोबारा स्वेलो हो जाते हैं। देन हमारे स्टमक में एंड देन इंटेस्टाइन में आते हैं। इंटेस्टाइन में जब दोबारा आते हैं ये, तब ये अपनी फोर्थ मोल्डिंग कंप्लीट करते हैं एंड आफ्टर दैट ये एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। एडल्ट में चेंज होने के बाद इंटेस्टाइन में ही इनकी फर्टिलाइजेशन होते हैं, बहुत सारे एग्स बनते हैं और वो एग्स आउटसाइड ले कर देते हैं। अब उस कंडीशन में जब ये एग्स सॉइल में है, उस सॉइल कंडीशन में इन्हें फर्स्ट मोल्टिंग होती है। तो आप याद रख सकते हो 4 मोल्टिंग हुई, पहली सॉइल में, सेकंड और थर्ड हमारी लंग्स में, फोर्थ हमारी इंटेस्टाइन में। 4 मोल्टिंग के बाद ये जो एग्स बनते हैं उन जो मतलब स्टार्टिंग वाले एग हैं उन एग्स को दोबारा से ह्यूमंस थ्रू द वेरियस लाइक अनहाइजीनिक कंडीशंस हम दोबारा से एनगल्फ कर लेते हैं एंड अगेन यही साइकिल रिपीट होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 4 मोल्टिंग होती हैं और चारों कौन सी कहाँ पे हुई, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा कि इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्डिंग हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमिक नेम फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ लिया था। ऑल्दो थोड़ा बहुत हमें पता होता है कि एंजाइम की क्लास पता होती है, सब क्लास भी हम बता सकते हैं, बट जो नंबर होता है जिस सीक्वेंस में ये एंजाइम्स डिस्कवर हुए थे दैट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा EC 1.1.1.27। इसी तो आपको पता है एंजाइम का मिशन है। 1 इसलिए दिया क्योंकि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास से बिलोंग करता है। आपको पता होगा कि एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अभी बोल रहे हैं कि 7 भी कर दिया गया है, हायर बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि 7 क्लासेस हैं। NCERT लेवल अभी भी कहता है कि 6 लेवल ही हैं, 6 क्लासेज ही हैं। तो क्योंकि जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो ऐसी एंजाइम्स को, ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करता है जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप की होती हैं, तो इसीलिए इसको फर्स्ट क्लास में प्लेस किया गया है, इसलिए फर्स्ट वाला 1 इसीलिए है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे 1 है वो है कि क्योंकि ये CH-OH ग्रुप ऑफ डोनर पे एक्ट करता है, तो इसीलिए इसके साथ फर्स्ट वाला ये 1 अटैच किया गया है। नेक्स्ट 1 है क्योंकि ये NAD+ और NADP इनको एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ करता है, तो इसलिए ये 1 है। देन है 27 क्यों है, क्योंकि ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लिए स्पेसिफिक है, तो ये नंबर दिया गया है किसी न किसी प्रॉपर्टी की बेस पे, तो इसलिए 27 है। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन था, 27 तक एक्सटेंड किया गया था। तो ये इवन पता है क्या, ये जो 1.1.1 ये 2 ऑप्शन में करेक्ट है, तो अल्टीमेटली 27 का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, हिपेटोसाइट्स। जो CD8 तरीके का जो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये T सेल्स पे होता है, स्पेसिफिक T सेल्स होती है जिनको साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोलते हैं, और वो जो MHC1 टाइप का होता है MHC, उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। अब क्योंकि MHC1 तो उन्हीं सेल्स पे मिलता है जो न्यूक्लिएटेड होती हैं, बॉडी की सारी सेल्स जो न्यूक्लिएटेड होंगी। अब क्योंकि RBC न्यूक्लिएटेड नहीं होती है और स्पर्म्स पे भी ये MHC1 नहीं होता, तो स्पर्म और RBC को छोड़ के बाकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन पे MHC1 प्रेजेंट होगा। और जो CD8 टाइप ऑफ T सेल्स हैं वो अपनी बॉडी की सेल्स पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है और जो MHC1 के थ्रू मतलब प्रेजेंट किया जाता है, तो उनको रिकॉग्नाइज करती है। तो ऑब्वियसली हिपेटोसाइट इज़ वन ऑफ द आवर बॉडी सेल, तो इसीलिए MHC1 क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट है, CD8 उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके कंट्रास्टिंग में CD4 होती हैं, वो जो MHC2 होता है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, और क्योंकि MHC2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए CD4 सेल्स एपीसीज सेल्स के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर एग्जांपल देखें तो 3 तरीके की एपीसीज मोस्टली होती हैं, मतलब प्रोफेशनल होती हैं, मैक्रोफेज, डेंड्रेटिक सेल और बी सेल। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। तो एपिडर्मल टाइप के स्केल पूछे हैं 117
इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन कि लिजार्ड में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो डर्मल और एपिडर्मल स्केल्स क्या क्या होते हैं और किस में प्रेजेंट होते हैं। डर्मल वालों को ट्रू स्केल बोलते हैं, जो कि फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, और इनके एग्जांपल जैसे कि प्लकोइड, गेनोइड, टिनोइड और साइक्लोइड हमने पढ़े हैं। लेकिन एपिडर्मल वाले रेप्टाइल्स और अगर मैमल्स में प्रेजेंट है तो वो एपिडर्मल टाइप के ही होते हैं। तो जैसे कि मैमल्स में तो टेल्स और पास पे मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, होल बॉडी पे तो नहीं होते हैं। होल बॉडी में वो हेयर या फैदर से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर हम मैमल्स में एग्जांपल की बात करें तो आर्madillo आपने देखा होगा या पेंगोलियन देखा होगा, तो उनमें भी एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं, बट रेप्टाइल्स में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स तो कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ में भी साइट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं कि उनके बॉडी की कौन सी पर्टिकुलर साइट पे होंगे, तो इसलिए बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते कि फ्रॉग में तो होते ही नहीं है। लिजार्ड में ऑप्शन हो जाएगा। रैबिट मैमल है, लेकिन रैबिट में स्केल नहीं होते हैं, फर होते हैं। स्कोलेडोन फिश होती है, तो इसमें डर्मल स्केल्स होते हैं। तो आपको बहुत पॉइंट पॉइंट पे आपको चीज़ें याद रखनी है कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या नहीं होगा। हर एक ऑप्शन का आपको रीज़न पता होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हो कि आप वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड। जब पायरुविक एसिड से ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस लास्ट स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा होता है, सॉरी ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप नहीं है, ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप तो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइलेशन होती है, सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें पूछा है कि इस स्टेप में क्या किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसका आंसर एकोनिटेज हो जाएगा, थर्ड वन। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, और ये रिएक्शन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही होती है, तो आपको याद रखनी है कि कहाँ हो रही है, दिमाग में रखना है। अब इसके जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो 3 डिफरेंट एंजाइम के बने होते हैं। जब सबसे पहला है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, सेकंड है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, थर्ड है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। तो 3 तरीके के एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं और ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करने में हेल्प करते हैं। जो फर्स्ट वाला एंजाइम है वो टीपीपी को एंजाइम के साथ फंक्शन करता है। उसकी फंक्शनैलिटी के लिए ये जो टीपीपी है, थायोपायरुविक एसिड, शायद ऐसा ही है, टीपीपी, थियामिन पायरोफॉस्फेट। तो ये कोएंजाइम की ज़रूरत होती है। जो सेकंड वाला एंजाइम होता है उसमें 2 कोएंजाइम्स की ज़रूरत होती है, लिपोएट और एसिटाइल कोएंजाइम। जो थर्ड वाला है उसको एफएडी और एनएडी प्लस चाहिए। तो टोटल इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को 5 तरीके के कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं, जिनमें से एकोनिटेज एंजाइम नहीं होता है। एकोनिटेज एंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल का एंजाइम होता है, कोई कोएंजाइम नहीं है, तो इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड और इरा ड्यूरिंग यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो वो वही आ गया ना क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया था कि सीक्वेंस से बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका 119 का आंसर थर्ड हो जाएगा। जो सी वाला है डेवोनियन, देन सिल्यूरियन, देन कार्बोनिफेरस। तो यही सीक्वेंस फॉलो होता है। आपको याद रखना है इस वाले पीरियड्स का जो सीक्वेंस, आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो, अदरवाइज कन्फ्यूजिंग होगा। देन नेक्स्ट है, स्कल इन द मेंबर ऑफ रेटिटे इज। तो जो रेटिटे क्लास है, सॉरी रेटिटे क्लास नहीं है, सब क्लास है, तो उसमें मतलब किस तरीके का स्कल प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ड्रोमायोगनस टाइप का स्कल इनमें प्रेजेंट होता है। अगर आप क्लासेस की बात करें, मतलब क्लासिफिकेशन, तो ये क्लास एव्स में आते हैं। क्लास एव की 2 सब क्लास होती हैं, आर्कियोनीथस और नियोरनीथस। आर्कियोनीथस में तो जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, जो पुराने बर्ड्स थे, वो आते हैं, और नियोरनीथस में मतलब आज के ज़माने के जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो आते हैं। नियोरनीथस की 3 सुपर ऑर्डर होते हैं आगे जाके, तो वो उनमें जाके रेटिटे वन ऑफ देम है, और उनमें मतलब डिफरेंट टाइप का स्कल प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जांपल आएंगे ओस्ट्रिच वगैरह, है ना। तो ओस्ट्रिच और एमू जैसे एग्जांपल्स इनमें आते हैं। तो आप उनकी स्कल याद रख सकते हो कि कैसी होती है, डिफरेंट होती है थोड़ी अलग बर्ड से, और इसीलिए वो ड्रोमियोग्नैथस टाइप की होती हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है? इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, सॉरी करेक्ट पूछा ना, करेक्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पानी की कंसंट्रेशन पूछा है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा होगी वहाँ से कम पानी की कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ऑब्वियसली। अब सोल्यूट की देखें तो इसके वाइस वर्सा होती है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी मतलब कि वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ से दूसरी साइड में जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब कि वाटर पोटेंशियल या वाटर कंसंट्रेशन कम, तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है 122, द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज लिमिटेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन 3 to 4 ट्रॉपिकल लेवल। ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से होता है। आपको पता ही है कि हर सक्सेसिव जो ट्रॉपिकल लेवल होता है, जैसे ही एनर्जी उसमें पास होती है ईच ट्रॉपिकल लेवल में, तो 10% ही जाती है फर्दर वाले ट्रॉपिक लेवल पे। तो ये लॉ किसने दिया था 10% वाला? ये लिंडेमैन ने 1942 में दिया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि किसने दिया था और क्या होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द DNA पोलीमरेज यूज्ड इन PCR इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो स्पेसिफिक टाइप का जो बहुत हाईली स्पेसिफिसिटी होती है वो PCR में यूज़ होता है DNA पोलीमरेज, वो क्या होता है, किससे ओरिजिनेट होता है, ऑब्टेन होता है? तो 123 का थर्ड हो जाएगा थर्मस एक्वाटिकस, और इसको TAQ सिंबल से भी लिखते होते हैं। इसके अलावा एक और बता देती हूँ मैं आपको, उसको बोलते हैं जैसे TAQ से डिनोट कर रहे हैं थर्मस एक्वाटिकस से, एक और होता है TTH, उससे डिनोट करते हैं, उसका नाम होता है थर्मस थर्मोफिलस, वो भी एक तरीके का बैक्टीरिया। तो ये दोनों तरीके के ही बैक्टीरिया थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा के टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से इनको PCR में यूज़ करते हैं। देन है 124, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि अगर ऑक्सीजन कंजप्शन हमने मेज़र कर ली तो उसकी वजह से हम बायोकेमिकल BOD हम मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। BOD क्या होती है? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बाय बैक्टीरिया। तो डेफिनेशन में ही है कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई उसका हिसाब हम लोग लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि BOD कितनी है। और कितना इनडायरेक्टली कैसे क्या पता कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर एक गिवन वाटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 125, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन आइकोर्निया टेक्स प्लेस बाय। आइकोर्निया में पूछा हुआ है तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ऑफसेट। ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे है जहाँ पे स्टेम एरियली ग्रो करता है और फिर जब ये ग्राउंड को टच करता है तो तब वहाँ से टफ्ट ऑफ लीव्स और रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल पिस्टिया और आइकोर्निया में होते हैं। आइकोर्निया को वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं और पिस्टिया को वाटर लेट्यूस बोलते हैं। इसके अलावा और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे कि सकर, स्टोलन्स, रनर, तो सबके एग्जाम्पल और करेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। देन है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो 126 का थर्ड हो जाएगा मोली। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसके अलावा जो ग्लोफिश है आपको पता ही होगा, ये गोल्डन कलर की दिखती है। फिश के डेवलपमेंटल पीरियड में अर्ली स्टेज में एक फ्लोरोसेंट प्रोटीन को इंजेक्ट करवाया जाता है जेनेटिक टेक्निक की हेल्प से, और उसकी वजह से जब वो एडल्ट होती है तो वो डिफरेंट कलर की विजिबल होती है, तो इसलिए ग्लोफिश बोलते हैं। फ्लेवर सेवर मैंने बताया ही था, टोमेटो की स्पीसीज होती है, राइपनिंग डिले हो जाती है इनमें एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी की वजह से। गोल्डन राइस भी हमें पता है, इनमें जो बीटा कैरोटीन है पिगमेंट उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बीटा कैरोटीन जो कि अल्टीमेटली विटामिन A में कन्वर्ट होता है ना, वो वाला पिगमेंट, और इस बीटा कैरोटीन की वजह से गोल्डन कलर आता है। तो इसलिए ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर मतलब स्पीसीज़ है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है 127, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें बताना है करेक्ट कौन सी है। ये इन्फ्लोरेसेंस के बारे में दी हुई है।
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अम्बल इज ए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इन विच शॉर्ट फ्लावर स्टॉक्स स्प्रेड फ्रॉम ए फ्लैटेंड रिसेप्टेकल। तो अम्बल साइमोज नहीं होती, रेसिमोज होती है। देन है रेसिम इज एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच सेसाइल फ्लावर आर बोर्न बेसिपिटली। तो रेसिम ऑल्दो मतलब रेसिमोज टाइप की ही इन्फ्लोरेसेंस होती है, लेकिन सेसाइल फ्लावर नहीं होते उसमें। नेक्स्ट है स्पाइक इज ए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हैविंग सेसाइल फ्लावर्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि स्पाइक एक रेसिमोज तरीके की इन्फ्लोरेसेंस होती है और सेसाइल फ्लावर ही होते हैं। और इसका एग्जांपल बोटल ब्रश में आप देख सकते हो। देन फोर्थ है कैपिचुलम इज एन इन्फ्लोरेसेंस हैविंग ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो कैपिचुलम भी एक तरीके की रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस ही है, लेकिन क्योंकि इसका एग्जांपल होता है सनफ्लावर, तो आप देख सकते हो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सिर्फ यूनिसेक्सुअल, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही वहाँ पे होते हैं। रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, तो वो चीज़ें होती हैं। जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, दोनों ही पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड लाइट इज रेगुलेटेड बाय। तो इसका पूछा है कि किसकी वजह से होता है। इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम बेसिकली एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्लांट्स, बैक्टीरिया और कुछ एक फंजाई में एज ए रिसेप्टर काम करता है। इसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, एक पीआर और एक पीएफआर। पीआर जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो पीएफआर में चेंज हो जाती है, और पीएफआर वाइस वर्सा जब फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो पीआर में कन्वर्ट हो जाती है। इनका फंक्शन होता है कि जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये ग्रोथ और बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। अब फोटोमॉर्फोजेनेसिस एक वर्ड जो है वो बता देती हूँ कि ये लाइट की वजह से प्लांट की फॉर्म और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ना, तो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ। तो वो किस तरीके के एंजाइम को मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। जैसे शुगर फॉस्फेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है उनके बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है और उसी को ब्रेक करते हैं। जब शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो शुगर नाइट्रोजनस बेस के बीच में है ना, अगर उसको काटते ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो डीएनए के बहुत सारे पीसीज नहीं बनते, बस क्या होता कि नाइट्रोजनस बेसिस कट के अलग हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डाइएस्टर बॉन्ड को क्योंकि ये ब्रेक कर रहे हैं एंजाइम, इसलिए जब भी ये कट करते हैं तो एक अलग पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इको R1, हिंट 2, हिंट 3, बाम H1, इको RV, ये यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं, इसलिए इनको एंडोन्यूक्लियस मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे कट करते हैं बीच में, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। अब पैलिंड्रोमिक क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 130th क्वेश्चन। द टैक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं। 130 का सेकेंड हो जाएगा की बेसिकली की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए फ्रेमवर्क जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को शॉर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी, और हर एक की में 2 पॉइंट होते हैं, एक येस वाला और एक नो वाला, हाँ, जिसके बेस पे हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और इनको कपलेट बोलते हैं। मतलब हाँ और ना वाले जो पॉइंट होते हैं उनको कपलेट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ आपको, कोडेट और नॉन कोडेट को डिफरेंशिएट करना है। तो एक वर्ड में कोई आपसे पूछे कि कोडेट और नॉन कोडेट में डिफरेंस बताओ, तो आप प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड के बेस पे आप बोल सकते हो कि जिसमें प्रेजेंट है वो कोडेट है, जिसमें नहीं है वो नॉन कोडेट है। तो जो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड वर्ड हो गया ना, जो ये चीज़ होगी, तो ये एक की है। और इसके 2 कपलेट क्या है कि आइदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो 2 मेन की पॉइंट होगी, ये इसके कपलेट होते हैं, जिसकी वजह से हम डेटे को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आइदर दिस वाले पर्टिकुलर साइट में जाएगा, दिस वाले पर्टिकुलर ग्रुप में, या फिर दिस वाले में, तो वो की होती है। नेक्स्ट है 131, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछा है 131 का।
तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली लास्ट में यही एक्सेप्ट करता है। और जो हम सोचते हैं मिस्ट्री होती है कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कहाँ यूज होती है, तो एक्चुअल में यही स्टेप होता है जहाँ पे ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर देती है और ये अल्टीमेटली वाटर में रिड्यूस हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स 4 इसको मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है लास्ट में। जैसे 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में अरेंज होते हैं ना, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 के पास आए 1 से होते हुए, तो 4 ने अपने ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली ये जो पूरा ETC चला, इसका काम आपको पता ही है कि जो मतलब प्रोटॉन के का ग्रेडियंट फॉर्मेशन करना अल्टीमेटली, जिससे ATP सिंथेसिस हो सके, जो कि ATP सिंथेज या फिर F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं ना, वो वाला जो मैट्रिक्स की साइड होता है, वो वाला कॉम्प्लेक्स 5 इसको परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट। और जो हाँ एक बता देती हूँ, ETC में जो बाकी 4 कॉम्प्लेक्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं और उनके फंक्शन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है 132, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेजेस ऑफ लिथोसीरे। लिथोसीरे होता है कि लिथो मतलब कि रॉक और सीरी मतलब सक्सेशन। तो ये पूछा है कि रॉक्स में सक्सेशन के बारे में कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन आती हैं, आप इसको ट्रिक से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले HTET में भी देखा हुआ है। तो सबसे पहले आएगा क्रस्टोज लाइकेन जो कि पायनियर होती हैं इस कंडीशन में। देन आएगा फोलियोज लाइकेन, देन मोसिस, देन एनुअल वाले हर्ब्स आते हैं, देन पेरेनियल हर्ब्स आते हैं, देन श्रब आते हैं, देन अल्टीमेटली ट्रीज आती हैं। तो 4th स्टेटमेंट इसके हिसाब से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है 133, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड एट। तो ये कहाँ हुआ था, इसका आंसर 1st हो जाएगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। पिछली जो वीडियो मैंने करवाई थी ना, उसमें मैंने सब कुछ बताया था आपको। जो एनवायरमेंटल वाला चैप्टर है उसमें 5 मेन एक्ट दिए हुए हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्शन, सॉइल प्रोटेक्शन एंड ये अर्थ समिट और अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। तो ये कब हुए, क्यों हुए और अमेंडमेंट उनमें कब हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पढ़ लेनी है। ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में इनसे क्वेश्चन दिख जाता है, आइदर वर्ल्ड समिट पे, अर्थ समिट पे, इनका क्या क्या पर्पज़ था, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है ना। नेक्स्ट है 134, ये इसमें पूछा है इन प्लांट वर्ल्ड PAR इज़ द एब्रीवेशन फॉर। तो PAR क्या है, 134 का आंसर 1st हो जाएगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो ये क्या होता है, जो रेडिएशन प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती हैं टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो वो होता है पार। और ये टोटल रेडिएशन का 50% ही होता है पार रीजन, और प्लांट्स इस पार रीजन का 2 to 10% ही अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं 2 to 10%। अब आप सोचोगे कि इतनी ज़्यादा क्यों बता रहे हो, इस 2 to 10% पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने देखे हैं कि ये पूछते होते हैं कि पार का कितना रीजन प्लांट्स एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ 2 to 10%। और एक क्वेश्चन आता है कि टोटल सनलाइट का प्लांट्स कितना % यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 1 to 5%। तो ये 1 to 5% वाले पे क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था। तो आप हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो असर्शन रीजन दिए हुए हैं, बताना है हमें। फर्स्ट है प्लाज्मा लैक्स ए सेल वॉल। नेक्स्ट है माइक्रोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक दैट टारगेट द सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसका आंसर 135 का 2 हो जाएगा कि A और R दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A की। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो असर्शन रीजन दिए हुए हैं ना, ये अपोजिट दिए हुए हैं। ऑल्दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली हुई है इन्होंने कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। इनका साइज़ भी आप चेक कर लेना, इनका साइज़ आई थिंक होता है 0.22 माइक्रोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्मॉलेस्ट सेल होती हैं ये, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है आई थिंक, स्मॉलेस्ट सेल होती हैं, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाद में दिया हुआ है ना, जो कि कुछ एक एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को टारगेट करती हैं, तो माइक्रोप्लाज्मा उससे निकल जाता है, मतलब उससे अवॉइड कर सकता है उस प्रोसेस को। ऑब्वियस है, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है, तो कोई भी चीज़ अगर सेल वॉल सिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है, मतलब वो इसको अफेक्ट नहीं कर सकती। बात तो सही है।
लेकिन पहले स्टेटमेंट आर देनी चाहिए थी, देन ए देनी चाहिए थी, तब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती। इन्होंने क्या बोल दिया, रीज़न तो पहले दे दिया, असर्शन को बाद में लिख दिया, तो इसलिए ये ऑपोजिट होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि ए आर की एक्सप्लेनेशन है। ओके, देन 136 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग पूछा कि कौन सा नहीं है। 136 का 1 हो जाएगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया फ्री लिविंग नहीं होता, ये सिम्बायोटिक होता है, और वो भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फ्री लिविंग कौन से हैं एंड सिम्बायोटिक कौन से हैं। सिम्बायोटिक में भी फिर दो कैटेगरी है कि लेग्यूमिनस में कौन से हैं और नॉन लेग्यूमिनस में कौन से हैं। चारों में इंडिविजुअल एग्जाम्पल हैं और चारों से ही क्वेश्चन आते हैं। अजोला, नोस्टोक, एनाबिना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है और किस कंडीशन में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 137, फिर से असर्शन रीजन दिया हुआ है। फर्स्ट है असर्शन CNG इज कंसिडर्ड सेफर देन LPG। नेक्स्ट है LPG रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स। तो इसका आंसर बताना है। 137 का फर्स्ट हो जाएगा, हाँ फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि LPG मतलब इतनी सेफ़ नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू CNG। थोड़ी सी मैं डिफरेंस बता देती हूँ। CNG होता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। जो CNG होती है वो चीपर होती है और लेस अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करती है, और ये सेफ़र होती है क्योंकि ये क्विकली डिसिपेट कर जाती है एनवायरनमेंट में, है ना। जैसे ही हम अपने सिलेंडर का नॉब मान लो थोड़ा खुला रह गया तो फटाक से वो डिसिपेट कर जाएगी। लेकिन LPG क्या होता है, क्योंकि वो लिक्विड होती है तो वो ग्राउंड पे सेटल हो जाती है और डिस्पर्स होना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वो मतलब डेंजरस हो सकती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन CNG के रिस्पेक्ट में। लेकिन हाँ, और इसके फैक्टर अच्छा है एक कि ये कैलोरीफिक वैल्यू इसकी एज़ कम्पेयर टू CNG ज़्यादा होती है और ये CO2 रिलीज़ करती है एज़ कम्पेयर टू CNG। तो दोनों की डिफरेंस और कौन सी सेफ़ है, थोड़े बहुत माइनर डिफरेंस याद होने चाहिए आपको इंपॉर्टेंट से, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देन है 138, तो इसमें दो कॉलम दिए हुए हैं, मैच करने हैं हमें। लाइफ साइकिल से दिए हुए हैं कि किस पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनिज्म में कौन सी तरीके की लाइफ साइकिल होती है। इसमें पूछा हुआ है फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया, क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस, इनमें एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। तो 138 का फर्स्ट हो जाएगा कि जो ए है मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लेमाइडोमोनास में होगी, ये एक एल्गी होती है। देन नेक्स्ट है बी में फर्स्ट होगा फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक होती है। देन नेक्स्ट सी में फोर्थ होगा एक्टोकार्पस डिप्लो हैप्लॉन्टिक। देन फोर्थ ट्राइफेजिक होता है, सेकंड में पॉलीसाइफोनिया। ये मैं NCERT से बेसिक समझा देती हूँ आपको। हैप्लॉन्टिक होते हैं बहुत सारे एल्गा जैसे कि वोल्वोक्स, पायरोगायरा और कुछ एक क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज़ में। डिप्लॉन्टिक होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, लेकिन कुछ एल्गा भी इसमें आते हैं जैसे कि फ्यूकस। ओके, देन है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो इसमें जितने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हैं वो आएंगे, प्लस इसमें पैक से याद रखना है PEK। पैक होता है पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प, इन तीनों के तीनों जो मतलब ये एल्गी हैं इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो ये एक्सेप्शन है हर एक में, जैसे डिप्लॉन्टिक में फ्यूकस आ जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में पैक आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है 139, कॉमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो कॉमेंसलिज्म पूछा हुआ है, इसका क्या सिंबल होता है। ये इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन का एक टाइप होता है। 139 का 4 हो जाएगा। कॉमेंसलिज्म को प्लस और जीरो से डिनोट करते हैं, जहाँ पे एक स्पीसीज़ को बेनिफिट और दूसरी स्पीसीज़ अनअफेक्टेड रहती है। जैसे एग्जाम्पल्स में है शार्क और रिमोरा फिश का एग्जाम्पल, या फिर शार्क और शकर फिश का एग्जाम्पल। दूसरा है ट्री फ्रॉग जो प्लांट्स पे रहते हैं उनका एग्जाम्पल, प्लांट और ट्री फ्रॉग के बीच में। तो इनमें ऐसा ही कमेंसलिज्म टाइप का इंटरेक्शन होता है। इसके अपोजिट में एक वर्ड होता है एमेंसलिज्म, तो उसमें माइनस और जीरो वाला रिलेशन होता है कि एक स्पीसीज़ को अफेक्ट हो रहा है, दूसरी स्पीसीज़ को अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन a somatic cell of onion is 16. How many DNA molecules are there in root tip cell of onion during the metaphase stage of cell division? तो इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ DNA molecules कितने होंगे जब वो सेल डिवाइड कर रही है उस टाइम पे, मेटाफेज डिवाइड कर रही है। हाँ, मेटाफेज मतलब DNA कंटेंट डबल हो चुका है, उसके बाद DNA मोलिक्यूल पूछा है। तो
ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा 32। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन का जो टाइप है ना वे है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। उनको डीएनए कंटेंट पूछ लेना चाहिए था या नंबर ऑफ क्रोमैटिड कुछ ऐसा पूछ सकते थे। बट डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा सेम रहता है, मतलब मॉलिक्यूल डबल हो सकता है उससे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक गेट में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मान रहे थे उस टाइम पे उसको। उसने पूछा था कि एक सेल में इतने क्रोमोसोम हैं, वो मतलब डबल हो गई है मेटाफेज में, उसमें बताओ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे। मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। मान लो आप जितने कितने क्रोमोसोम जितने भी हैं, लाइक ह्यूमंस में 23 पेयर हैं, अगर हमसे कोई ये पूछने लग जाए कि डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मॉलिक्यूल एक ही होता है। वो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट ऐसे हो गई है कि 23 पेयर बना ली उसने अपनी अरेंजमेंट की वजह से, अदरवाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज थोड़े ना होते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया है तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब डबल हो रहा है, डिवीजन हो रहा है डीएनए में, तब हम बोल सकते हैं कि डबल हो गया होगा, 1 से 2 बन गए हैं। लेकिन मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। डीएनए कंटेंट कह सकते हैं कि डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर जब डबल होते हैं, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल सेम रहता है। बट क्योंकि जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लगा सकते हैं। अब इन्होंने बोला हुआ है कि सेल में 16 क्रोमोसोम थे, इसका मतलब कि 32 पेयर थे। तो आफ्टर डिवीजन जो एस फेज है उसमें 32 क्रोमोसोम है ना। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए 32 क्रोमोसोम में 32 डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे। बट ऐसा ट्रू नहीं होता है, डीएनए मॉलिक्यूल एक ही रहता है। डिवीजन जब होगा तो वो 2 हो जाएंगे। अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल सेल में एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट है 141, द ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय। तो आप देख सकते हो कि एक ही चीज़ पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही टॉपिक से। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि जो फ्रैंकिया अभी अभी हम पढ़ के आए कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उसका थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसके जो एंजाइम्स हैं वो क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, तो उसको एंजाइम से कौन बचाता है, कौन सी वो स्ट्रक्चर होती है। तो ये हैप्नॉइड हो जाएगा इसका आंसर, 4th वन। हैप्नॉइड बेसिकली पेंटासाइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट स्टीरॉयड के सिमिलर होती है। और फ्रैंकिया में ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन बैरियर की तरह काम करते हैं। बेसिकली ये उनकी मेम्ब्रेन्स में मिलती हैं ये स्ट्रक्चर, और ऑक्सीजन को एंट्री नहीं करने देती, और इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग वेसिकल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। और इसीलिए ये हैप्नॉइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में हैं और ऑक्सीजन से डिप्राइव करने में हेल्प करते हैं। तो ऑल्दो हीमोग्लोबिन आप लगा सकते थे, लेकिन ये अदर एग्जांपल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स में ये काम करते हैं। स्पेसिफिकली जब मेंशन कर दिया फ्रैंकिया में तो हैप्नॉइड इसका आंसर हो जाएगा, होपनॉइड। देन है 142, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एक्सहिबिट्स, तो किस तरीके का अट्रैक्शन या मूवमेंट पोलन ट्यूब फील करती है या फिर शो करती है, तो वो हमसे पूछा गया है। 142 का 3rd आंसर हो जाएगा कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ट्रॉपिक और जो नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंस होता है कि नेस्टिक मूवमेंट सिग्नल जो आ रहा है या फिर स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं ये जो मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन ट्रॉपिक वाले मूवमेंट्स जो स्टिमुलस होता है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। आइदर तो वो उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर उससे अपोजिट जाएंगे जो रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, लेकिन नेस्टिक में डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है। तो कीमो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि केमिकल्स के थ्रू जो रिस्पॉन्स शो होता है, केमिकल जहाँ पे स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है तो वो कीमोट्रोपिक वाले मूवमेंट हो जाएंगे। और पोलन ट्यूब उसी तरीके के मूवमेंट शो करती है जब वो स्टाइल में से पास हो रही होती है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टाइल में से जब पास हो रही होती है ना, तब वो इसी तरीके के मूवमेंट को शो करके आगे फर्दर प्रोसीड करती है, फर्दर डायरेक्शन में मूव करती है पोलन ट्यूब, है ना। तो वैसे जो इसके एग्जांपल हैं डायरेक्शनल में, बहुत तरीके के डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकते हैं। ट्रॉपिक और नेस्टिक भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि फोटोनेस्टिक, सिज्मोनेस्टिक, निक्टिनेस्टिक। और डायरेक्शनल जैसे कि ट्रॉपिक भी बहुत तरीके के होते हैं।
फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, केमी, थर्मो, हाइड्रो, हेलियोट्रोपिज्म। तो इनके सबके आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या होता है, एटलीस्ट डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। तो और पॉपुलेशन का एग्जाम्पल या फिर पॉपुलेशन की स्पेसिफिसिटी एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है। तो 143 का सेकंड हो जाएगा स्पीसीज इंटरेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है स्पीसीज इंटरेक्शन तो स्पीसीज का एट्रीब्यूट है, ना कि पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के 4 एट्रीब्यूट होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज पिरामिड। ये एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज़, ऑल्दो आपको डिफिकल्ट लगे बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है 144 द रिवर पोपेट हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, सबको लग रहा था रिवर और पोपेट यही साइंटिस्ट होंगे, जबकि रिवर पोपेट का मतलब पोपर का मतलब ही अलग होता है। तो आप मतलब ऐसे कंफ्यूज ना हुआ करो, जब भी कोई हाइपोथेसिस या फिर जब भी कुछ भी पढ़ो बायोलॉजी में तो उसका वर्ड देख लिया, उसके मीनिंग देख लिया करो, है ना, वर्ड का, तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या है। तो यहाँ पे रिवेट का मतलब रिवेट से इंडिकेट किया गया है स्पीशीज़ को, और पोपेट जो उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, जैसे कि ये इसका आंसर 4th हो जाएगा। पाउल एनरिल्च ने ये किसी भी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए हाइपोथेसिस दी थी कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस ऐसे ही है जैसे कि जब पैसेंजर्स जब किसी एरोप्लेन में मतलब सफ़र करके मान लो जब वो जा रहे हैं, तो जब जाते टाइम मान लो वो स्टार्ट कर दें टू पॉप द रिवेट्स फ्रॉम द एरोप्लेन अदर पार्ट। तो मान लो हर एक पैसेंजर एरोप्लेन के अदर पार्ट से एक एक पॉपर चुरा के ले जाए, है ना, रिवेट्स चुरा के ले जाए, पॉप कर ले। और उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम तक तो हमें कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा हो जाएगी वो चोरी रिवेट्स की, और स्पेसिफिकली विंग्स से जब लेके जाना स्टार्ट कर देंगे तो एरोप्लेन डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, उसके विंग्स हिल जाएंगे और वो काम ही नहीं करेगा, है ना। तो इस चीज़ को उसने कंपेयर किया था हमारे बायोडाइवर्सिटी से, कि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा स्टार्टिंग में तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इम्पोर्टेंट स्पीसीज डिग्रेड हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगी और उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तब वो जो इकोसिस्टम है वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस थ्योरी से उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कंपेयर किया था और लोगों को बताया था कि कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं बायोडाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट है 145 द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रिबिस्को इनिशिएट्स। तो रिबिस्को को क्योंकि हमें पता है कि बाई फंक्शनल एंजाइम होता है, बाई स्पेसिफिक, कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये केल्विन साइकिल परफॉर्म करता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब यही एंजाइम उस प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, तब ये ऑक्सीजनेज की हेल्प से रेस्पिरेशन अदर टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए 145 का 4 हो जाएगा C2 साइकिल। तो जब नॉर्मल था CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा था तब ये C3 साइकिल परफॉर्म करता है। अब अगर ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी की वजह से दूसरी साइकिल परफॉर्म कर रहा है तब ये C2 साइकिल, जब फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसको, वो वाली चीज़ परफॉर्म करता है। तो यूजुअली C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि 5 कार्बन का RUBP 3 कार्बन के PGA में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन C2 में क्या होगा, 5 कार्बन का RUBP ऑक्सीजनेज की हेल्प से एक तो PGA बनेगा और एक फोस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। PGA तो होता है फोस्फोग्लिसरेट, और एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट। तो जिसकी वजह से, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, जहाँ पे यूजुअली 2 PGA बनने थे यहाँ पे एक ही PGA बनता है। तो ये हम कहेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है अल्टीमेटली, ये एक अच्छी साइकिल नहीं होती है C2। नेक्स्ट है 146, और हाँ C4 साइकिल इस C2 को कम करने के लिए ही एक एडेप्टेशन है कुछ प्लांट्स में। नेक्स्ट है 146 ट्राइकोडेस्मियम द कॉज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी इज़। तो उस कंडीशन जब रेड दिखने लग जाता है, ट्राइकोडेस्मियम, उसको ट्राइकोडेस्मियम बोलते हैं उस कंडीशन को। ये किसकी वजह से होती है ये हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से होती है। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और ये इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर होता है, और जब ये इतना एनॉर्मस रेड कलर प्रोड्यूस कर देते हैं, ये नेक्ड आई से भी विजिबल होते हैं,
ये साइनोबैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये अमोनिया में चेंज करते होते हैं। नेक्स्ट है 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। अर्थ पे बायोमोलिक्यूल पूछा है, आप ध्यान देना कि आपसे क्या पूछा है। एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं वो अलग हैं, लेकिन यहाँ पे बायोमोलिक्यूल पूछा है तो इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो कि β14 कॉम्प्लेक्स होता है और प्लांट्स का और कुछ एक एल्गल सेल वॉल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में दो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में कौन सा होता है, तो वो कोलेजन होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में कौन सा होता है, वो रिबुस्को एंजाइम होता है। तो आपको देखना है कि आपसे प्रोटीन पूछा गया है या फिर होल बायोमोलिक्यूल पूछा गया है। तो बायोमोलिक्यूल क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है। लेकिन अगर प्रोटीन पूछे तो आपको याद रखना है, और प्रोटीन की भी देखना है कि कहाँ पूछा गया है, एनिमल में या फिर होल बायोस्फीयर वर्ल्ड में पूछा गया है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, उसके बाद ही आंसर करना है। नेक्स्ट है 148 में असर्शन रीजन दिए हुए हैं। असर्शन है हार्टवुड इज लेस ससेप्टिबल टू फंगस एंड कंटेन्स लेस मॉइस्चर देन द सैपवुड, सही बात है। नेक्स्ट है हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड हैव टाइलोसिस, तो ये रीज़न ही सही, रीज़न भी सही दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर 148 का फर्स्ट हो जाएगा। टाइलोसिस होता है कि जो जाइलरी एलिमेंट्स होता है ना, उनमें ऑक्लूजन हो जाना डिपोजिशन की वजह से, मतलब वो ब्लॉक हो जाना। तो हार्टवुड ऐसा काम करती है जब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिक्रीशन और स्टोरेज करवाती है, तो वो कंडक्शन को डिक्रीज कर देती है, कंडक्शन नहीं करती उसके बाद वो। सैपवुड इस काम को परफॉर्म करती है, इसीलिए वो सॉफ्ट वुड भी होती है वो, और वो मतलब क्योंकि उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होते हैं तो वो सॉफ्ट होती है, और ये हार्डवुड टाइट होती है। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हैं और आर एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है 149, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिकली हमें बताना है, तो 149 का सेकंड हो जाएगा, इट इज़ ए डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो ये इनकरेक्ट है। देखो, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बस एक ही डिफरेंस होता है कि एक्टिव वाली एटीपी यूज़ करती है और फैसिलिटेटेड यूज़ नहीं करती है। फैसिलिटेशन का मतलब होता है फैसिलिटेट का कि किसी को फैसिलिटेट करवाना, मतलब हेल्प करना, उसको एड प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना किसी काम को करने के लिए। तो क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करता है और वो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो डाउनहिल मतलब नहीं करवा सकता है, इट इज़ ए डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल तो होता है, सॉरी ऑब्वियसली डाउनहिल तो होगा ही क्योंकि एटीपी यूज़ नहीं हो रही है, जबकि एक्टिव में क्या होगा, वो एक अपहिल होती है, इसीलिए वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, इट इज़ ए नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। ये सिलेक्टिव होता है क्योंकि जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि वो किस तरीके के मॉलिक्यूल को ही ट्रांसफ़र करवाएंगे। अब क्योंकि उनका जो पोर साइज़ होता है, उनके जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें कैसे ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो उनसे रिएक्ट करेंगे ना, जो प्रोटीन वहाँ से जो भी चीज़ें वहाँ से पास हो रही होंगी, तो स्पेसिफिक तो होगा ही। जब भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आ गया तो वो किसी भी मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगा। जिस मॉलिक्यूल के साथ उसकी स्पेसिफिसिटी है, साइज और शेप मैच कर रहा है, उसी को तो पास होने देगा। बस डिफरेंस है कि एनर्जी यूज़ नहीं करेगा, विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी सिंपल ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर देगा। आइदर डायरेक्शन में हो सकता है ये, है ना। तो इसलिए फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 150, हमें मैच करनी है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। डिफरेंट कंडीशन दी हुई हैं जेनेटिक्स की, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव, कॉम्प्लीमेंट्री और नो इंटरेक्शन। तो 150 का सेकंड हो जाएगा। जैसे आप है ना नॉर्मल आप याद रखो कि नॉर्मली क्या होता है, नो इंटरेक्शन में 9331 होता है ना, तो आप डोमिनेंट 9331 का आप याद रखो कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा तो क्या होगा, तो जो डोमिनेंट वाले हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 1231। और रिसेसिव में क्या होगा, जो रिसेसिव वाले थे वो फ्यूज़ हो जाएंगे, 3 और 1 वो चीज़ें फ्यूज होके एक चीज़ बना देंगी, 9:3:4। और जो यूजुअल जो बाकी बच गया कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें क्या होगा 9:7। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे।
एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो अगर एक डोमिनेंट जीन भी प्रेजेंट है ना तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे 9 और 3 ये दोनों जो रेशियो है, इन कंडीशंस में क्या है कि एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है दोनों में से, और वो इतना ज़्यादा इफेक्ट शो कर देता है ना कि 9:3 हो जाता है कि 9 एक तरीके के डोमिनेंट है और 3 एक तरीके के डोमिनेंट है। लेकिन जब डोमिनेंट एपिस्टेसिस है मतलब डोमिनेंट कंडीशन आनी चाहिए, अदरवाइज वो मतलब एक ही तरीके का करेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में यही होगा कि जो डोमिनेंट होंगे वो एक ही तरीके का करेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, तो 12 प्लांट्स एक तरीके के प्रोड्यूस होंगे। और रिसेसिव में जो 3-1 है वो फ्यूज हो जाएंगे कि अगर एक रिसेसिव जीन भी होगा तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा, और जो फिनोटाइप टाइप है वो उसको अपने तरीके से मोल्ड करके शो करवाएगा। तो इसीलिए 150 का आंसर हो जाएगा सेकंड वन। तो ये थे सारे 60 क्वेश्चंस पीजीटी बायोलॉजी के 2022 के क्वेश्चन पेपर के। आई होप कि आपको पसंद आई होगी डिस्कशन हमारी, और जो एक्सप्लेनेशन है। अगर कुछ समझ नहीं आती है या फिर पीडीएफ चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।